जनवरी की 15 तारीख, रात के 8 बज चुके थे, लेकिन गांव रामपुर में ऐसा लग रहा था मानो आधी रात हो गई हो। आसमान से ओस नहीं बल्कि बर्फ की अदृश्य सुइयां गिर रही थीं। हवा साए साए कर रही थी। गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभार किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती। हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन गांव के बीचों बीच ठाकुर भैरव सिंह के घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक जादुई महक थी। अरे ओ बिरजू के बापू, अब मान भी जाओ। बाहर देखो तो सही, कुत्ता भी पूंछ दबाकर बैठा है और तुम्हें छत पर चढ़ने की सूझ रही है। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं? ये जो बंद कमरे में रजाई के अंदर खाना है ना, ये तो बीमारों का काम है। मटन चावल का असली स्वाद खुले आसमान के नीचे ही आता है। स्वाद के चक्कर में अस्पताल पहुंच जाओगे। घुटने वैसे ही दुखते हैं तुम्हारे। अरे घुटने दुखते हैं तो मटन की नल्ली का शोरबा पीऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस बताओ, तैयारी कहाँ तक पहुंची? तेल गरम हो गया है, खड़े मसाले डाल रही हूँ। लेकिन मैं बता दूं, अगर हवा से पतीला ठंडा हुआ तो मैं दोबारा गरम नहीं करूंगी। अरे तुम चिंता मत करो। बिरजू, ओ बिरजू, कहाँ रह गया तू? आ गया बापू, ऊपर अंगीठी सेट कर दी है। कोयला एकदम लाल हो गया है, हाथ सेक लो तो मना आ जाए। दादू, दादू, मैं भी ऊपर चलूंगा, मुझे भी छत पर खाना है। हाँ मेरा शेर, तू ही तो मेरा असली वारिस है। ये तेरी दादी तो डरपोक है। खबरदार, जो बच्चे को ऊपर ले गए उसे ठंड लग जाएगी। उसे यहीं मेरे पास चूल्हे के बगल में बिठाओ। नहीं दादी, मैं दादू के साथ एडवेंचर करूंगा। दादू कहते हैं मटन खाने से गर्मी आती है। माँ तुम डरो मत, मैंने ऊपर तिरपाल की आड़ लगा दी है हवा रोकने के लिए, और अंगीठी जल रही है। वहाँ नीचे से ज्यादा गर्मी होगी। सुना सुमित्रा, मेरा बेटा अब सयाना हो गया है। अब तुम जल्दी से वो बासमती चावल का पानी चढ़ाओ। और हाँ, मटन में चर्बी वाले पीस डालना मत भूलना, वही तो स्वाद देते हैं। रसोई में अब छन्न छन्न की आवाजें तेज हो गई थीं। लौंग, इलायची और दालचीनी के तेल में तड़कने की खुशबू ने पूरे घर को घेर लिया था। यह खुशबू इतनी तेज थी कि इसने दीवारों को पार करना शुरू कर दिया था। विमला बहू, जरा देखना, खिड़की खुली है क्या? कहीं से ठंडी हवा आ रही है। नहीं बापूजी, सब बंद है, लेकिन हवा के साथ कुछ और भी आ रहा है। सूंघिए तो। ये तो भुने हुए गोश्त की खुशबू है, और इसमें, अरे ये तो असली घी की महक है। कौन बना रहा है इतनी रात गए? और कौन होगा, भैरव काका का घर है। मैंने अभी देखा, बिरजू छत पर कुर्सियां लगा रहा था। छत पर? इस करकराती ठंड में? पागल हो गए हैं क्या? खून जम जाएगा उनका। तभी गली से पंडित हरिशंकर गुजर रहे थे। उन्होंने कानों पर मफलर बांध रखा था। हे राम, हे राम, क्या घोर कलयुग है। इतनी ठंड में लोग भजन करने की बजाय दावतें उठा रहे हैं। लेकिन सत्य कहूं तो खुशबू बद्धी जानलेवा है। लगता है लहसुन और अदरक का पेस्ट अभी अभी डाला गया है। उफ, यह भैरव सिंह पूरे मोहल्ले का धर्म भ्रष्ट करवा के मानेगा। पंडित जी, क्या आपको भी खुशबू आ रही है? अरे विमला बेटी, हाँ, वो तो हवा चल रही है ना, तो नाक में आ गई। वरना हमें क्या मतलब इन तामसिक भोजनों से। पर यह तो बताओ, क्या छत पर कोई उत्सव है? उत्सव नहीं पंडित जी, पागलपन है। भैरव काका को छत पर मटन चावल खाना है। अद्भुत, साहस तो है बंदे में। चलो, हम तो चले अपने घर, वरना ये खुशबू हमारा संयम तोड़ देगी। घड़ी में 9 बज गए। भैरव सिंह की छत अब तैयार थी। बीच में लोहे की बड़ी अंगीठी दहक रही थी। उसके चारों तरफ 4 कुर्सियां और एक छोटी मेज लगी थी। भैरव सिंह ने अपनी भारी लोई ऊनी चादर ओढ़ रखी थी। छत पर भैरव, बिरजू और छोटू बैठे हैं। सुमित्रा काकी बड़ा पतीला लेकर ऊपर आती हैं। लो, आ गई तुम्हारी मौत का सामान। पकड़ो ये पतीला, हाथ जल रहे हैं मेरे। वाह सुमित्रा, वाह, क्या रंग आया है। ये लाल तरी, ये रोगन, देख बिरजू, इसे कहते हैं कला। बापू, चावल लाऊं? अरे देर किस बात की, जल्दी ला। गरम चावल और ये मटन जब मिलेंगे ना, तभी जादू होगा। बिरजू थाली में चावल का पहाड़ बनाता है और उस पर मटन और शोरबा डालता है। दादू, मुझे वो लेग पीस चाहिए। ये ले बेटा,
हड्डी चबाकर खाना, असली ताकत उसी में है। ठंड हवा के थप्पे से चल रहे थे। कोहरा इतना घना था कि पौज की छत भी ठीक से नहीं दिख रही थी। लेकिन उस अंगीठी के पास बैठे इन लोगों को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। भैरव सिंह ने चावल और शोरबे को हाथ से मिलाया, एक बड़ा सा गोला बनाया और मुंह में डाला। ओह, ये मिर्च का तीखापन। सुमित्रा, आज तुमने कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है पेट में ज्वालामुखी फट रहा है। सारी ठंड गायब। खाना चल ही रहा था कि हवा अचानक तेज हो गई। अंगीठी की आग थोई फफाई। छोटू ठिठुर कर अपने दादाजी से चिपक गया। दादू, बहुत ठंड है, नाक ठंडी हो गई मेरी। ठंडा? बेटा छोटू, इसे ठंड नहीं कहते, ये तो बस हवा है। बापू, बच्चे को डराओ मत, ठंड तो है। तुम दोनों को क्या पता ठंड क्या होती है। सुमित्रा, याद है तुम्हें जब मैं 12 साल का था? फिर शुरू हो गए। खाना खा लो चुपचाप। छोटू सुन, मेरे दादाजी ठाकुर संग्राम सिंह, वो मुझे एक बार पहाड़ों पर शिकार के लिए ले गए थे। हम जंगल में भटक गए, रात हो गई और बारिश शुरू हो गई। वो पानी नहीं था बेटा, बर्फ का पानी था। हमारे कपड़े भीग चुके थे। फिर क्या हुआ दादू? शेर आया? शेर से भी खतरनाक चीज आई, मौत वाली ठंड। मेरे हाथ पैर नीले पड़ गए थे। मैं रो रहा था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तब मेरे दादाजी ने एक जंगली मुर्गा पकड़ा। हमारे पास बर्तन नहीं थे। उन्होंने उसे आग पर सीधा भूना, न नमक न मसाला। बिना नमक के कैसे खाया बापू? भूख और ठंड में स्वाद नहीं देखा जाता बिरजू। दादाजी ने वो जलता भुनता मांस का टुकड़ा मेरे हाथ में दिया और कहा, भैरव, खा ले इसे। ये मांस नहीं, ये आग है। जब ये तेरे पेट में जाएगा तो तू लोहे का बन जाएगा। भैरव सिंह एक पल के लिए रुकते हैं। माहौल भावुक हो जाता है। मैंने वो गरम मांस खाया और सच कहता हूँ, मेरे शरीर से भाप निकलने लगी। उस रात मैंने सीखा कि इंसान कपड़ों से नहीं, अपने अंदर की गर्मी से जिंदा रहता है। और आज ये मटन और चावल वही काम कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं। दादू, मैं भी लोहे का बनूंगा, मैं भी खाऊंगा। भैरव सिंह की तेज आवाज और हंसी की गूंज पौसियों तक पहुंच रही थी। रामदीन काका अब खिक्की पर खड़े नहीं रह सके। खुशबू ने उन्हें बेचैन कर दिया था। विमला, ओ विमला, क्या हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं बना आज? आलू गोभी बनी है बापूजी, ले आऊं? आलू गोभी? उधर छत पर मटन की दावत चल रही है, शाही भोज हो रहा है, और हम यहाँ आलू गोभी खाएं। धिक्कार है इस ठंड पर। तो क्या करूं, मांग लाऊं कटोरी भर के? नहीं, मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो खुद दे जाते तो। तभी नीचे दरवाजे पर दस्तक होती है। थक थक थक। विमला दौड़ कर नीचे गई। दरवाजा खोला तो सामने बिरजू खड़ा था। हाथ में एक बड़ा सा स्टील का डोंगा था, जिसमें से भाप निकल रही थी। चाची, वो बापू ने भेजा है। कह रहे थे कि रामदीन काका को ठंड ज्यादा लगती है, ये गरम शोरबा और 2 पीस मटन खा लेंगे तो गर्मी आ जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे बापू तो अंतर्यामी हैं। लाओ, दे दो। बिरजू चला गया। रामदीन काका ने जब वो डोंगा हाथ में लिया तो उसकी गर्माहट उनकी हथेलियों से होती हुई दिल तक पहुंच गई। हे भगवान, विमला, ये अमृत है, अमृत। मान गया भैरव को। वो पागल नहीं है, वो राजा आदमी है। इस ठंड का असली इलाज डॉक्टर के पास नहीं, भैरव के पतीले में। वापस छत पर खाना खत्म हो चुका था। पतीला खाली था, चावल की थाली साफ थी, सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था। आनंद आ गया। चलो अब नीचे चलो, बहुत हो गई बहादुरी, अब रजाई में सो जाओ। हाँ, अब नींद अच्छी आएगी। बिरजू, अंगीठी यही रहने दे, सुबह तापेंगे। दादू, अब मुझे ठंड नहीं लग रही, मेरा पेट गर्म है। यही तो राज है मेरे शेर। चलो अब सब नीचे चलो। पूरा परिवार नीचे उतर गया। छत पर अब सिर्फ वो अंगीठी बची थी, जिसके कोयले अब धीरे धीरे राख बन रहे थे, और हवा में मटन चावल की वो भीनी भीनी खुशबू जो सुबह तक उस गांव की हवा में तैरने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, गांव के लोग अभी भी बिस्तरों में थे।
लेकिन खेत की पगडंडी पर 2 लोग शान से चल रहे थे। भैरव सिंह और उनका पोता छोटू, दोनों ने गमछा बांध रखा था। पंडित हरिशंकर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे, कांप रहे थे। उन्होंने भैरव को देखा। अरे भैरव सिंह, इतनी सुबह सुबह खेत पर? रात को तो सुना छत पर पार्टी चल रही थी। बीमार नहीं पड़े? पंडित जी, मटन चावल और वो बर्फीली हवा, उसने तो शरीर के सारे पेंच कस दिए। हम बीमार पड़ने वालों में से नहीं हैं, हम तो मौसम का मजा लूटने वालों में से हैं। हाँ पंडित बाबा, हम लोहे के बन गए हैं। पंडित जी मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद से रामपुर गांव में एक कहावत बन गई। जब भी काके की ठंड पेती, लोग कहते, भाई ठंड ज्यादा है, आज तो भैरव सिंह वाला नुस्खा अपनाना पेगा। छत पर चलो और हांडी चयाओ।